हे गाइस, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने कितने के आंसर सही किए ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ऑप्शन चूज करें। तो गाइज इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी भी ऊर्जा की नीड होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस दाब वृद्धि से जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रकार के द्रवों में खुली सतह पर यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनार का खाने योग्य भाग होता है। अनार का खाने योग्य भाग बीजांडसन होता है गाइस, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे हम वेब की ओर से याद रखते हैं, जिसमें नीला रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और सबसे कम जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकीर्णन कम होगा तो दूर तक दिखेगी लाइट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो गाइस बेसिकली ऊर्ध्वपातन जो है यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ठोस जो होता है, जिसमें ठोस पदार्थ जो होता है वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वो द्रव में नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर आप कपूर देखिएगा, कपूर जब आप जलाते हो तो ठोस होता है लेकिन वो बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये क्रिया जो होती है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे 2 ठोस के मिश्रणों को अलग किया जाता है, जिसमें जो है एक मिश्रण तो जो है एक पदार्थ जो है वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। इसमें कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेपथेलिन हो गया और एंथ्रासीन हो गया। इस तरह के पदार्थों का निस्तारण किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो गाइस दूरदृष्टि दोष में जो है इसके नाम के अपोजिट होता है। दूरदृष्टि दोष में हमें तो दूर का जो है वो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो हमें पास होता है वो नहीं दिखाई देता है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, वहीं अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको चूज करना है। इसमें पहला कथन है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। और दूसरा कथन है, एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। और चौथा है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो गाइज इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक समूह में ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, मतलब कि वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगर वो एक कोशिकीय जीव हैं
तो उनके जो है कोशिका के सभी कार्य जो है जीव के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही संचालित होंगे। और नीले हरे शैवाल भी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो गाइस प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक समूह में एक कोशिकीय जीव रखे जाते हैं। अमीबा, शैवाल, नीले हरे शैवाल ये जो हैं एक कोशिकीय यानी प्रोकैरियोटिक समूह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। तो गाइस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होता है या कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से चूज कीजिएगा। तो गाइज यदि किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति जो है घटेगी तो वहाँ पे जो है उसका तारत्व तो बढ़ेगा। आवृत्ति अगर घटती है तो उसका तारत्व तो घटेगा और आयाम अगर बढ़ेगा तो उसका जो ध्वनि प्रबलता है तो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तारत्व घटता है, क्योंकि आवृत्ति घट रही तो तारत्व भी घटेगा और आयाम बढ़ रहा है तो प्रबलता भी बढ़ेगी। और ध्वनि के तारत्व के कारण ही महिलाओं की आवाज़ जो है तीक्ष्ण होती है, महिलाओं और बच्चों की आवाज़। तो अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है। बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग और हमारी जो मसल्स होती हैं इसके सिकुड़ने में किस तत्व की जो आवश्यकता होती है। तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम जो होता है ये हमारे रक्त स्कंदन और पेशी संकुचन में सहायता करता है। कैल्शियम हमारे शरीर में उपस्थित सभी तरह के खनिज पदार्थों में सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग हमारी बॉडी की वजन का 2% जो है वो पाया जाता है कैल्शियम हमारे शरीर में, जो कि हड्डियों दांतों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है 11, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे आप CO के नाम से जाने जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण दम घुटता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है 12वां, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गाइस यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। एल्कोहल जो है शर्करा को किण्वन करा के शर्करा को जो है एल्कोहल में बदला जाता है। और किण्वन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो दूध का खट्टा होना और दही का बनना, ये जो है किण्वन के बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी फ्यूज तार के लिए क्या जरूरी है, यानी कि क्या महत्वपूर्ण है किसी फ्यूज तार में। तो गाइस जब फ्यूज तार किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने वाली युक्ति है। और इसकी जो विशिष्ट बात है ना, वो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध है वो जो है ना, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रतिरोध हाई होना चाहिए फ्यूज तार का, और उसका जो गलनांक होता है ना वो लो होना चाहिए, यानी कि निम्न होना चाहिए। तभी तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा आएगा तो वो गल जाता है और हमारा जो विद्युत परिपथ है वह सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम POP बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र होता है गाइस CaSO4 × ½ H2O। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम 100
20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तब हमें पीओपी प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम घरों में पुताई के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट युक्त विटामिन है? कोबाल्ट युक्त विटामिन ऑप्शन नंबर सी B12 होता है, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। B12 की कमी से रक्त की कमी महसूस होती है, यानी कि रक्त अल्पता होती है। अगला प्रश्न है 16वां, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, यानी कि एक AMU जो है किसके बराबर है? तो AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। और अगला जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक AMU के बराबर होता है। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम भेदन क्षमताओं का विकिरण है? तो गाइस उच्चतम भेदन क्षमता अगर हम बात करें तो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की, उसके बाद होती है बीटा, और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की भेदन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी भेद सकता है। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? तो गाइस ध्वनि तरंगों में परावर्तन, व्यक्तीकरण और विवर्तन ये तीनों तरीके के गुण पाए जाते हैं, लेकिन ध्रुवण का गुण जो है वो नहीं पाया जाता है ध्वनि तरंगों में। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न है 19वां, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो गाइज क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 24, और इसका एटॉमिक मास लगभग 51.99 के आसपास होता है। तो गाइज जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 3D 5 और 4s1 हमें प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। अगला 20वां प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में जनन जो है होता है? तो गाइज ब्रायोफिल्म में जो जनन होता है वो पत्ती के द्वारा होता है। आपने देखा होगा बहुत से पौधों में पत्तियों के द्वारा हम पत्तियों को तोड़ के अलग से लगा देते हैं, तो जिससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है, और इस तरीके के प्रजनन को कायिक प्रजनन कहा जाता है। तो गाइज जब पत्तियां जो होती हैं इसमें अपस्थानिक कलियां होती है, जिनसे जो जड़ें निकल के एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो ब्रायोफिल्म में जो जनन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न में दो गैसों का मिश्रण होते हैं? तो गाइस रसोई का जो गैस होता है जो हमारे घरों में बेसिकली यूज होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, यूरिक अम्ल ... का उत्सर्जी पदार्थ है? तो गाइज इसमें से किसका उत्सर्जी जो पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है? तो जैसे स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिया होता है, वैसे यूरिक अम्ल जो है या पक्षी और सरीसृप का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। और हम बात करें अगर मेढक की, मनुष्य की, तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है यूरिया। अमीबा और मछली का जो होता है इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। मछलियाँ बेसिकली अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। 23वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 की ग्रह तथा चंद्रमा की सतह पर g का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान यानी कि मास गाइस जो है पदार्थ की कुल मात्रा होती है, और द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। कहीं पर भी आप चले जाइए, चाँद, बृहस्पति, कहीं पर भी आप चले जाएंगे और इस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 kg है, तो चाँद पर भी हमारा द्रव्यमान 72 kg होगा। गाइज भार बदलता है,
अगर भार पूछा होता तो हम पृथ्वी पर अगर भार हमारा 72 केजी है तो भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है हमारा जी का मान है वो पृथ्वी का 1/6 है। तो वहाँ पर जो हमारा भार होगा 72 केजी के व्यक्ति का, चंद्रमा पर भार 12×72 तो 12 केजी भार होगा हमारा चंद्रमा पर। तो गाइस द्रव्यमान फिक्स रहता है, भार जो है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कितनी आवृत्ति तक के ध्वनि को सुन सकते हैं। तो गाइस मानव की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है हमारा कान सुन सकता है। अगर हम 20,000 हर्ट्ज की जगह 20 किलो हर्ट्ज कहें तो गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो गाइज हमारा जो सुनने की आवृत्ति होती है ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और इसे ही श्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, जिसे हम सुन सकते हैं। अगर ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे और अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हुई तब भी हम नहीं सुन सकते। तो अतः सुनने के लिए जो है इनके बीच में ध्वनि तरंग की आवृत्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जठर रस स्रावित होता है। तो गाइस 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऑप्शन नंबर ये जो है अमाशय से जठर रस स्रावित होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। जठर रस अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं उनसे जो है स्रावित होता है जठर रस। जठर रस में बेसिकली पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और रेनिन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को जो का पाचन करता है। तो गाइस ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैथ, रीजनिंग और जीके पर हल करने के लिए तथा अपनी तैयारी को जांचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कमेंट करें। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर जाएं, यहाँ पर आपको आसान जीके ट्रिक्स देखने को मिलेंगे और रोज़ाना ऐसे ही आसान जीके ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।